इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 23। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सुबह सुबह प्रज्ञा अव्यान के दिए घावों पर दवा लगा रही थी। अव्यान वॉशरूम से चेंज करके बाहर आता है। वो जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर प्रज्ञा को पीछे से हक कर लेता है। प्रज्ञा गुस्से से अव्यान को घूरती है। अव्यान प्रज्ञा के गुस्से को देखकर उसके गाल पर किस करके कहता है, वॉट हैपेंड सजनी। प्रज्ञा अव्यान को घूरते रहती है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगती है। अव्यान और कसकर उसे पकड़कर कहता है, कितना गुस्सा करती हो तुम। प्रज्ञा थोड़े गुस्से से कहती है, और आपके गुस्से का क्या। आपको पता है आपने मुझे कल गुस्से से बहुत ज़ोर से बाइट किया, मुझे दर्द हुआ और अब भी हो रहा है। अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर चिन रखकर कहता है, सो वॉट, गलती तुम्हारी थी और सज़ा देना मेरा हक है। प्रज्ञा अव्यान को देखते हुए मन ही मन खुद से कहती है, साजन कितने क्रूअल हैं, लेकिन अब क्या करें, चॉइस तो तुमने ही किया है प्रज्ञा, सहना तो पड़ेगा ही। अव्यान प्रज्ञा से दूर होकर पानी उठाकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बोलना था। बोलते ही अव्यान पानी पीता है। प्रज्ञा झट से जवाब देती है, हाँ बोलिए। अव्यान पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखता है, फिर फ़ोन उठाकर कहता है, बहुत टॉर्चर कर लिया बॉडीगार्ड ने उन दोनों को। अगर तुम्हें आउट करना है तो आज ही करो, क्योंकि कल उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। प्रज्ञा समझ चुकी थी कि अव्यान काजल और सितारा की बात कर रहा है। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है, उसके चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। प्रज्ञा को जैसे ये सुनकर अंदर तक खुशी मिल रही थी, वो बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। अव्यान प्रज्ञा के एक्सप्रेशंस को नोटिस करते ही उसके पास पहुंचकर उसके गाल पर हाथ रख लेता है। प्रज्ञा हड़बड़ाते हुए अपने एक्सप्रेशंस चेंज करती है और मासूम बनकर अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में एकटक देखने लगता है। अव्यान कुछ पल प्रज्ञा को ऐसे ही देखता रहता है, फिर उसके माथे पर धीरे से किस कर लेता है। प्रज्ञा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अव्यान अब प्रज्ञा से दूर होकर जाने के लिए मुड़ता है, तभी अचानक ही प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ लेती है। अव्यान मुड़कर देखता है। प्रज्ञा उसे देखते हुए कहती है, काजल ध्रुवंश से प्यार करती है। उस दिन जो उसने किया ये सोच कर किया कि मैं ध्रुवंश की वाइफ हूँ। वो ध्रुवंश से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो बस उसे पाना चाहती है। आई थिंक वो गलत नहीं है। अव्यान ये सुनकर कुछ सोचने लगता है। प्रज्ञा फिर से कहती है, आपको एक बार ध्रुवंश से बात करनी चाहिए इसके बारे में। अव्यान प्रज्ञा को देखता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ध्रुवंश अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है। उसके प्यार को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ। ये सुनकर प्रज्ञा शॉक्ड हो जाती है। ध्रुवंश का प्यार था और वो मर भी गई। प्रज्ञा को तो कभी पता ही नहीं चला। प्रज्ञा काफ़ी देर सोचते हुए कहती है, ये कब हुआ। अव्यान अब कुछ नहीं बोलता। प्रज्ञा अपने जवाब के लिए इंतज़ार किए जा रही थी, लेकिन अव्यान इस पर कोई जवाब नहीं देता। अव्यान अब जाते हुए कहता है, उसी से पूछ लो। प्रज्ञा अव्यान को जाते हुए देखकर खुद भी उसके जाते हुए कहती है, रुकिए, हमें भी साथ जाना है। प्रज्ञा ऐसे करते हुए उसके पीछे भाग जाती है। दोनों एक साथ नीचे चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी मौजूद थे। प्रज्ञा स्वर्णा और अव्यान के बीच में बैठती है और स्वर्णा से बात करते हुए हंसने लगती है। आव्या डाइनिंग टेबल को पूरी तरह से देखकर कहती है, डैडा मम्मा कहाँ है। आदित्य अपने फ़ोन में बिजी हुआ ही जवाब देता है, वाइफ ही मंदिर गई है। ध्रुवंश ये सुनते ही बोलता है, आजकल मम्मा कुछ ज़्यादा ही मंदिर जा रही है, शायद इस बार उनकी बहुत सारी मन्नत है। प्रज्ञा गौर से ध्रुवंश को देखती रहती है। ध्रुवंश को देखकर कभी लगता ही नहीं है कि उसके प्यार की मौत हो चुकी है, क्योंकि वो कभी दर्द में रहा ही नहीं, या फिर यूं कहें कि उसने अपने दर्द को कभी दिखाया ही नहीं। आव्या एकदम से कहती है, ज़रूर मम्मा अपने पोता पोती की मांग करने गई हैं। बोलते हुए आव्या शरारत से प्रज्ञा को देखती है। प्रज्ञा भी ये सुनकर शर्माकर तुरंत ही नज़रें झुका लेती है। आव्या प्रज्ञा को टीस करते हुए कहती है, ओहो भाभी, देखिए कैसे चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रज्ञा शर्माते हुए अपनी पलकें उठाकर कहती है, चुप कीजिए ना। प्रज्ञा को इतना ज़्यादा शर्माते हुए देखकर आव्या और ध्रुवंश हाई फाइव करते हैं और हंसने लगते हैं। अचानक ही डाइनिंग हॉल में आदित्य की सख्ती भरी आवाज़ गूंजती है, चुपचाप नाश्ता करो सब। आदित्य की आवाज़ सुनकर सभी अब चुप हो जाते हैं, पर आव्या अब भी बहुत ही धीरे धीरे बात कर रही थी। आदित्य अब आव्या को घूरते हुए कहता है, रैबिट, तुम्हें स्पेशली बोलना पड़ेगा। आव्या जल्दी से नाम में सिर हिलाती है और चुपचाप नाश्ता करने लगती है।
अव्यान और आदित्य एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में बात कर रहे हों। कुछ देर तक देखते रहने के बाद अव्यान अपनी पलकें झपका देता है। आदित्य यह देखकर एक गहरी सांस लेता है और फोन को साइड में रखकर खाने लगता है। वहीं मंदिर में काव्या पूजा खत्म करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वहीं तो कुछ दूरी पर खड़ी ब्लैक कार के अंदर बैठा इंसान काव्या को ही देखे जा रहा था। काव्या की खूबसूरती आज भी कम नहीं हो पाई थी। काव्या को एकटक देखते हुए वो इंसान कहता है, ना जिस्म बदला ना रूह बदली, ना बदली तुम्हारी खूबसूरती। हुस्न अब भी वैसा ही है जैसे कर रहा हो मेरा इंतज़ार। बहुत तड़पा हूँ तुम्हें छूने के लिए, अब ना करूँगा इंतज़ार। उस बोल पर जैसे एक पागलपन सा था काव्या को पाने का, एक सनकीपन था जो हर हालत में किसी को पाने का जुनून रखता है। रुद्र और अव्यान इस वक्त बैठे हुए नैना को देखते जा रहे थे। नैना को डॉक्टर चेक कर रही थी। चेक करते हुए वो रुद्र और अव्यान को देखकर अपनी पलकें झपका देती है। ये देखकर दोनों के चेहरे पर एक इमोशन उभर कर आता है। कुछ आधे घंटे बाद नैना अपनी बहुत धीरे धीरे से आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी नज़र सबसे पहले ऊपर की दीवार पर जाती है। नैना फिर एक बार अपनी पलकें झपकाती है। नैना की आंखें खुली देखकर अव्यान और रुद्र का दिल एक साथ बहुत ज़ोरों से धड़कता है। दोनों की धड़कती धड़कन से उनके छिपे जज्बात जाहिर हो रहे थे। रुद्र अब और नहीं रुकता और आगे बढ़कर बेड पर बैठकर नैना का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही धीमी आवाज़ में बुलाता है, मॉम। आवाज़ को सुनकर नैना की नज़र अब अपने पास बैठे रुद्र पर जाती है। नैना रुद्र को बिल्कुल अजनबियों की तरह देखने लगती है। वहीं रुद्र को जब यह एहसास होता है तो उसे अपने दिल में एक दर्द सा उठता है। नैना बहुत ही शांति से रुद्र को देखती रहती है। उसे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठा लड़का कौन है। अव्यान अब आगे बढ़कर दूसरी ओर से नैना के पास चला जाता है। नैना अब कभी रुद्र को देखती तो कभी अव्यान को। अव्यान डॉक्टर की ओर देखकर इशारा करता है तो डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर ड्रॉर से एक फ़ोटो फ्रेम निकालता है। डॉक्टर वो फ़ोटो फ्रेम जाकर अव्यान को देता है। अव्यान फ़ोटो फ्रेम को लेकर बहुत धीरे से बुलाता है, माँ। नैना की नज़रें अब अव्यान पर चली जाती हैं। नैना को अपनी ओर देखता पाकर अव्यान फ़ोटो को उसकी ओर कर देता है। उस फ़ोटो पर नैना थी जो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ करीब 11 साल के 2 लड़के बच्चे खड़े दिख रहे थे। अव्यान एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, रुद्र। नाम सुनते ही नैना कुछ यादें याद करने लगती है। अव्यान अब दूसरे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, अव्यान। नैना बहुत गौर से उस फोटो को देखने लगती है। तभी अव्यान रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, रुद्र। अव्यान रुद्र की ओर इशारा करता है, फिर फोटो की ओर इशारा करता है। अव्यान ऐसा करते हुए नैना को रुद्र की पहचान करवा रहा था। अव्यान अब दूसरे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, अव्यान। अव्यान पहले खुद की ओर इशारा करता, फिर फोटो की ओर इशारा करता। इस बार अव्यान अपनी पहचान बता रहा था। इस दौरान रुद्र बस एकटक अपनी मॉम को देख रहा था। आखिर आज 12-13 साल के बाद नैना ने आंखें जो खोली थी। नैना जैसे ही दोनों को पहचान लेती है तो वो अपना मुंह खोलने की कोशिश करती है। नैना मुंह खोलकर धीरे से कहती है, रुद्र। अव्यान। नैना के मुंह से आवाज़ सुनते ही अव्यान उसके पास बेड पर बैठ जाता है। नैना की आंखों में इस वक्त हल्की नमी थी। वो उठने की कोशिश करने लगी थी। तभी रुद्र और अव्यान एक साथ उन्हें सहारा देकर बैठाते हैं। नैना दोनों के हाथ को पकड़कर अपने होठों से चूम लेती है। अव्यान और रुद्र एकदम से नैना के गले लग जाते हैं। नैना दोनों के गले लगे हुए रोते हुए कहती है, तुम दोनों अव्यान और रुद्र हो। मेरे अव्यान और रुद्र, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। नैना की आवाज़ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा धीमी थी। नैना के बोलते ही रुद्र की आवाज़ बहुत दर्द से भरी आवाज़ निकलती है, यस मॉम। ये सुनते ही नैना कसकर दोनों को पकड़ लेती है। उसके आंसू टपकते हुए नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों अलग होते हैं। दोनों फिर से नैना को सहारा देते हुए नैना को बेड पर लिटाते हैं। नैना दोनों को बहुत गौर से देखती रहती है। अचानक ही उसे अपने बीते दर्द याद आने लगते हैं। उसमें नैना को अपनी चीख सुनाई देने लगती है, नहीं प्लीज़ छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो। नैना को जैसे ही वो चीख सुनाई देती है उसी के साथ वो अपने गम और दर्द में डूब सी जाती है। फ्लैशबैक, आह प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द होता है। एक कमरे में नैना खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रुद्रांश से अपने दर्द को जाहिर कर रही थी। नैना बेड पर लेटी झटपटा रही थी और रुद्रांश भूखे शेर की तरह उसका शिकार कर रहा था। जिस दिन सिंघानिया परिवार तबाह हुआ उसके दूसरे दिन ही रुद्रांश ने पीयूष और सौम्या को मारकर नैना को फिर से कैद कर लिया। नैना जो अपने दर्द को पूरी तरह से भूल चुकी थी, उस दर्द में फिर से लौटने के बाद उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। नैना दर्द से छटपटा रही थी और रुद्रांश अपनी हवस को पूरी कर रहा था। दोनों के कपड़े नीचे फटे हुए
हुए पड़े थे। नैना उससे जितना छोड़ने की भीख मांगती वो उतना ही स्पीड से उसके साथ सब कुछ कर रहा था। रुद्रांश के इतना वाइल्डपन को नैना बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही थी। नैना आखिर में बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसके आंसू उसकी आंखों के कोनों से तकिए पे गिर जाते हैं। रुद्रांश नैना के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है। नैना किसी लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती है। उसकी आंखें खुली थी और वो चुपचाप इस वक्त ऊपर देख रही थी। रुद्रांश अपना चेहरा घुमाकर नैना को देखता है। वो नैना के चेहरे को छूता है तो नैना के आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं। रुद्रांश उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, भागने की गलती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था। आदत बन गई थी तुम मेरी और तुम मुझे छोड़कर चली गई। इतना बोलते ही रुद्रांश अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाता है। उसके शरीर के हर हिस्से को छुए वो एकदम से फिर से उसके ऊपर आता है। नैना की आंखें डर से फैल जाती हैं। रुद्रांश उसके शरीर को दबाता तभी फिर एक बार नैना की दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज उठती है। नैना फिर एक बार रुद्रांश की हवस को मिटाने का काम कर रही थी। उस दिन से रात भर बस नैना की चीखें उस कमरे में गूंजती रहीं। नैना उस दर्द को छोड़कर भागी तो थी, लेकिन अब उसका दुगना दर्द उसे मिल रहा था। पहले तो रुद्रांश बस रात के समय उसे दर्द देता था, लेकिन अब तो वो उसे दिन में भी नहीं छोड़ता। नैना उसके दर्द को कुछ 3-4 साल तक यूं ही झेलती रही। फिर मौका मिलते ही वो फिर एक बार रुद्रांश के चंगुल से बच निकली। नैना रुद्रांश के साथ अमेरिका में थी, लेकिन वो किसी तरह से पटना पहुंची। रुद्रांश के आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। वो हमेशा छुपती हुई डर से रहती, न रात को ढंग से सो पाती, न दिन को ठीक से रह पाती। नैना की जिंदगी एक नर्क बन चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी तो तब बदली जब एक दिन नैना भागते हुए अव्यान से टकराई। अव्यान करीब 9 या 10 साल का था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। नैना की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो कुछ खा तक नहीं पाती थी। नैना एकदम रोते हुए अव्यान से कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, बहुत दर्द देता है वो मुझे। अव्यान भले ही नैना की बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन नैना की परेशानी और तकलीफ बहुत अच्छे से देख पा रहा था। वो नैना से कुछ कह पाता तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे वो रही, पकड़ो उसे। आवाज़ सुनते ही नैना बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर अव्यान को छोड़कर भागने लगती है। अव्यान दूर से आते आदमियों को देख रहा था जो नैना को पकड़ने के लिए आ रहे थे। वो सारे आदमी जैसे ही अव्यान के पास पहुंचते हैं, अव्यान अपने भारी बैग को निकालकर उनके पैरों पर बहुत ज़ोर से मारता है। पैर में बैग लगने से इंसान पलटकर नीचे गिर जाता है। उसी के साथ उसके पीछे वाले भी गिर जाते हैं। अव्यान अपना बैग खोलता है और कंपास निकालकर तीनों के पैर में बारी बारी से बहुत जोर से अंदर घुसाता है। तीनों की ही दर्द से चीख निकल जाती है। अव्यान के हाथ में इस वक्त खून था। वो एकटक अपने खून से सने हाथ को देख रहा था। अव्यान आसपास देखता है, कुछ लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। उनमें से कोई भी अव्यान को देख पाता तब तक वो तुरंत ही बैग को ढोकर जाने लगता है। वो बॉटल का पानी निकालकर खुद के हाथ को साफ करता है और रुमाल से पोंछते हुए जाने लगता है। सारे लोग तीनों आदमियों के पैर से निकलते खून को देखकर इधर उधर देखते हुए उस इंसान को खोजने लगते हैं जिन्होंने उनका ये हाल किया था। सभी को अव्यान जाते हुए दिखता है, लेकिन स्कूल ड्रेस में देखकर बच्चा सोचकर कोई भी उस पर शक नहीं करता। अव्यान अपने रास्ते आराम से चला जाता, क्योंकि नैना किधर भागी थी ये अव्यान को बिल्कुल नहीं पता था। अव्यान बहुत कम उम्र से ही सेल्फ डिफेंस के साथ बहुत कुछ सीखा था। उसने हर उस चीज़ को सीखा था जिससे वो सामने वाले को खुद मारने ना दे। फ्लैशबैक कंटिन्यू। अगले दिन अव्यान स्कूल से हमेशा अकेले ही आता जाता रहता था। आज भी वो अकेले ही जा रहा था, पर अचानक ही उसकी नज़र नैना पर पड़ी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों के साथ बैठी हुई थी। नैना भूख की वजह से तड़प रही थी, इस वजह से उसे इस तरह से भिखारियों के साथ बैठना पड़ रहा था। नैना इस बार भी 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। अव्यान नैना की हालत को देखता है। कुछ लोग नीचे खाना रखकर चले जाते तो नैना जल्दी से उठाकर खा लेती। नैना पागल नहीं थी, लेकिन भूख और डर की वजह से वो ऐसी बन चुकी थी। अव्यान कुछ देर तक बस खड़े होकर नैना को ही देखता रहता है। कुछ देर बाद अव्यान देखता है तो कुछ लड़के नैना को परेशान कर रहे थे, खाना देकर फिर से छीन रहे थे। वहीं नैना उसे लेने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी। आखिर में जब उन लोगों का नैना को परेशान करते हुए मन भर जाता है तो वो खाने को गंदी जगह पर फेंक कर चले जाते हैं। नैना उसे भी उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। नैना सिर उठाकर देखती है तो पास में अव्यान खड़ा था। नैना नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, भूख लगी है। अव्यान तुरंत ही अपने बैग से टिफिन बॉक्स निकालता है और नैना को दे देता है। नैना जल्दी से टिफिन बॉक्स खोलती है, फिर खाने लगती है। अव्यान बस एकटक नैना की मजबूरी और बदकिस्मती को देख रहा था। नैना खत्म करके टिफिन अव्यान की ओर बढ़ा देती है। अव्यान टिफिन लेकर बैग में रखता है, फिर नैना की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। नैना अव्यान के हाथ को देखकर उसे फिर एक बार देखने लगती है। अव्यान नैना को देखते हुए कहता है,
चलिए मेरे साथ। नैना को पहले तो बस अव्यान के हाथ को देखती ही रही, क्योंकि किसी अनजान पर इतनी आसानी से भरोसा करना भी मुश्किल था। पर नैना ने कल देखा था कि अव्यान ने किस तरह से उन आदमियों को मारा था, जिस वजह से वो अव्यान पर भरोसा कर सकती थी। नैना धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर अव्यान का हाथ थाम लेती है। नैना उठकर खड़ी होती है। अव्यान उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ आधे घंटे बाद अव्यान नैना को एक लकड़ी से बने घर में ले जाता है। घर ले जाना अव्यान को सही नहीं लगा था, क्योंकि वो घर उनका नहीं विक्रम का था। ये लकड़ी का घर भी खुद अव्यान ने बनाया था। अव्यान नैना को अंदर ले जाता है। नैना उस छोटे से घर को घूम घूम कर देखने लगती है। रहने के लिए वो घर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत था। अव्यान नैना को देखते हुए कहता है, आप यहीं रहिए। नैना अव्यान की ओर देखकर कहती है, थैंक यू। अव्यान हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह से अव्यान रोज़ नैना के लिए यहाँ खाना लेकर आता। नैना खाती है। अव्यान को ये भी पता चल जाता है कि नैना प्रेग्नेंट है, तो वो उसका ख्याल भी रखने लगा था। अव्यान नैना से पूरी तरह से दिल से जुड़ चुका था। जिस उम्र में उसे अपनी माँ का प्यार मिलना चाहिए, वो नैना उसे दे रही थी, क्योंकि उसकी माँ तो कहीं और ही दूसरी दुनिया में थी। नैना अव्यान से अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। अव्यान को अब नैना के पास एक सुकून सा मिलता था। सुबह स्कूल के वक्त वो खाना छोड़कर जाता, और जब छुट्टी होकर आता तो दोपहर का खाना देता, और फिर घर आकर यहाँ दोबारा आकर रात का खाना देता, और नैना की गोद में सिर रखकर नैना से कहानियाँ सुनता। एक साथ दोनों खेलते भी थे। इस दौरान नैना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट होती। कभी कभी तो वो खुलकर भी हंसने लगती। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन रुद्र, जो करीब 10 साल का था, उसका ऑरा बचपन से ही खतरनाक था। रुद्र फीलिंगलेस पूल के ऊपर खड़ा होकर बहते पानी को देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और उसकी सिप ले रहा था। रुद्रांश को देखकर रुद्र ने भी नशा करना शुरू कर दिया था। रुद्र के पास ही एक कार खड़ी थी। कार के पास बॉडीगार्ड था, जो रुद्र की सेफ्टी के लिए था। रुद्र सिगरेट पीते हुए अपनी एक नज़र उस ओर घुमाता है। तभी अचानक ही उसकी नज़र कपड़े सुखाती नैना पर पड़ती है। नैना को बहुत गौर से देखते हुए रुद्र सिगरेट को अपने मुंह से दूर करता है और मुंह से धुआं उड़ाते हुए कहता है, जॉन, गो फ्रॉम हेयर। जॉन, वही बॉडीगार्ड जो उसके कुछ दूर खड़ा था, वो कंफ्यूज होकर रुद्र को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र उसे जाने के लिए क्यों कह रहा है। जॉन इसी उलझन में खड़ा रहता है। पर तभी उसे रुद्र की भयंकर आवाज़ सुनाई देती है। सुना नहीं? आई सेड गो राइट नाउ। जॉन को अच्छी तरह से पता था, अगर उसने कुछ भी कहा तो वो मौत का शिकार हो जाएगा। इसीलिए वो घबराकर जल्दी से भाग जाता है। उसके जाते ही रुद्र सिगरेट को नीचे फेंकता है और पैरों से मसल कर अब उस पूल से नीचे उतरता है। रुद्र बहुत ही एरोगेंस के साथ वहां पहुंचता है। नैना कपड़े सुखाकर बाल्टी को साइड में रखती है, और जैसे ही मुड़ती है वो घबरा सी जाती है, क्योंकि रुद्र उसके एकदम करीब खड़ा था, वो भी बिना कुछ बोले। नैना अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ले लेती है और फिर पूछती है, कौन हो तुम? ऐसे अचानक मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? रुद्र नैना को बहुत गौर से ऊपर से नीचे तक देखता है। रुद्र की नज़र नैना के पेट पर ही अटक जाती है। नैना का पेट काफ़ी हद तक बड़ा था। नैना रुद्र के ऐसे दिखने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। भले रुद्र बच्चा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से गुंडे से कम नहीं लगता। नैना इधर उधर देखते हुए कहती है, कौन हो तुम? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रुद्र बिना कुछ बोले वहीं खड़ा नैना को देखता रहता है। फिर धीरे धीरे नैना की ओर कदम बढ़ाने लगता है। नैना ये देखकर डर सी जाती है और वो अपने कदम पीछे करने लगती है। रुद्र एक टक बस नैना के डर से भरे चेहरे को देख रहा था और अपने कदम बढ़ा रहा था। नैना हकलाते हुए कहती है, दूर दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना। नैना घबराई हुई थी, इसके बावजूद रुद्र बस नैना की ओर कदम बढ़ाता जा रहा था। नैना चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि उसके पीछे अब एक नदी थी। अब उसने एक कदम भी पीछे की ओर किया तो वो गिर जाती। नैना भागने के लिए इधर उधर देखती है, तभी रुद्र उसके एकदम पास आकर बिना कुछ बोले नैना को गले लगा लेता है। नैना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो एकदम से सुन्न रह जाती है। रुद्र बिल्कुल चुप सा नैना के गले लगा हुआ था। नैना रुद्र के ऐसे करने से कुछ समझ नहीं पाई थी। वो फिर भी उसे अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, जैसे उसके शरीर का टुकड़ा बहुत दिन बाद जुड़ा हो। दोनों शांति से खड़े ही हुए थे। तभी कोई अचानक रुद्र की बाजू को पकड़कर झटके से नैना से अलग करता है और एक जोरदार पंच रुद्र के चेहरे पर मारता है। ये और कोई नहीं, अव्यान था। अव्यान के चेहरे पर गुस्सा था, क्योंकि उसे लगा कि रुद्र नैना को नुकसान पहुंचा रहा है। रुद्र एक कदम पीछे होकर अव्यान को सिर टेढ़ा करके देखता है।
दोनों की ही उम्र बच्चों वाली थी, लेकिन दोनों ही बहुत बड़े जैसे दिख रहे थे। अव्यान आगे बढ़कर फिर से रुद्र को पंच मारने को होता है, पर कर नहीं पाता, क्योंकि इस बार रुद्र उसके पंच को रोक लेता है। रुद्र अव्यान को देखकर अचानक बहुत जोर से उसे लात मारता है। अव्यान के कदम पीछे हो जाते हैं। नैना एकदम से चिल्लाती है, अव्यान। नैना जल्दी से अव्यान के पास जाती है और उसकी ड्रेस पर लगे गंदे दाग को हटाने के लिए पोंछती है। रुद्र अपनी माँ को किसी और की इतनी फिक्र करते देखकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। वो घूर घूर कर अव्यान को ही देख रहा था। नैना अव्यान के गाल को छूकर कहती है, अव्यान तुम ठीक हो ना? बोलते हुए नैना के चेहरे पर ममता साफ छलक रही थी। अव्यान नैना के गाल पर हाथ रखकर जवाब देता है, आई एम ओके माँ। इतना बोलते ही वो रुद्र को घूरता है। नैना अव्यान के गाल से हाथ हटाकर गुस्से से रुद्र को घूरती है, फिर जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र को एक थप्पड़ मारती है। रुद्र का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। नैना गुस्से से उस पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? रुद्र दूसरी ओर देखते हुए दर्द से मुस्कुराता है। आज पहली बार रुद्र अपनी माँ से मिलने आया और उसकी माँ ने उसका स्वागत एक थप्पड़ से किया था। रुद्र को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी खुद की माँ उसको पराया और दूसरे को अपना कह रही थी। रुद्र मुड़कर आगे देखता, उससे पहले ही अव्यान आगे आकर उसके सीने पर जोर से लात मारता है। रुद्र नदी के छोर पर खड़ा था, जिस वजह से वो नदी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद वो पानी में जैसे गायब हो जाता है। रुद्र का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। अव्यान और नैना दोनों ही पानी में उसे देख रहे थे, पर बहुत देर तक वो कहीं नहीं दिखता। कुछ दिन बीत जाते हैं। नैना वैसे ही अव्यान के साथ रहने लगी थी, पर एक दिन नैना अपना चेहरा छुपाए जब मंदिर गई तो अचानक ही उसका टकराव रुद्र से हुआ। नैना हैरानी से उसे देख ही रही थी, तभी एक आवाज़ आती है, टाइगर कम फास्ट। आवाज़ को सुनते ही नैना का दिल डर से बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वो इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। रुद्र नैना के छुपे हुए चेहरे को देखकर रुद्रांश को जवाब देता है, यस डैड। ये सुनकर नैना पहले रुद्र को गौर से देखती है, फिर नैना थोड़ा झांक कर रुद्र के पीछे देखती है तो उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। पीछे रुद्रांश खड़ा था और वो फ़ोन में कुछ देख रहा था। रुद्रांश को देखते ही नैना का डर से सर ही घूम जाता है। नैना बेहोश होकर वहीं गिरती, उससे पहले ही रुद्र उसे संभाल लेता है। नैना की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी और ना ही वो बहुत ज़्यादा भारी थी, और वैसे भी रुद्र को भारी चीज़ें उठाने की आदत थी। रुद्र एक नज़र पीछे मुड़कर रुद्रांश को देखता है, जो फ़ोन में बिजी था। रुद्र नैना को गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता है और दूसरे रास्ते से उस जगह पर नैना को पहुंचा देता है जहां नैना रहती है। रुद्र नैना को घर के अंदर ले जाकर बेड पर लिटा देता है। लिटाकर रुद्र नैना के चेहरे को छूता है, फिर नैना के बेबी बम्प को। रुद्र वापस लौटने के लिए मुड़ता है, तभी उसे नैना बड़बड़ाते हुए सुनाई देती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द होता है। नैना बेहोशी में ही रो रही थी, उसे अब तक वो दर्द महसूस हो रहा था। रुद्र इधर उधर देखते हुए एक ओर से पानी लेकर आता है और नैना के चेहरे पर छिड़कता है। नैना होश में आकर रुद्र को देखती है। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब याद आता है तो वो कसकर रुद्र को गले लगाकर रोने लगती है। रुद्र धीरे से नैना की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, मॉम आई रियली मिस यू। नैना को भी ये बात पता थी कि रुद्र में ऐसी क्वालिटी है जिससे उसको बचपन से अपने माइंड में रखी हर चीज़ याद है। नैना रुद्र से अलग होकर रोते हुए ही उसके माथे को चूम लेती है और कहती है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मैंने जन्म दिया है। उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। बोलते हुए नैना रुद्र के गाल को छू लेती है। रुद्र नैना के हाथ को पकड़कर चूम लेता है। नैना अब तक रुद्र की मुलाकात से खुश थी, लेकिन उसे जैसे ही ये याद आता है कि रुद्र रुद्रांश के साथ रहता है तो उसे अब रुद्र पर शक सा होता है। नैना डर से तुरंत रुद्र से दूर हटती है। नैना घिसटते हुए एकदम कोने में पहुंच जाती है और डर से कांपते हुए कहती है, तुम तो उसके बेटे हो, तुम मुझे उसके पास ले जाने आए हो, मुझे नहीं जाना उसके पास, वो मेरे साथ। बोलते हुए नैना बहुत ज़ोर से रोने लगती है। मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मुझे उसके पास नहीं जाना, वो बहुत दर्द देता है, मुझे बहुत दर्द देता है। बोलते हुए नैना बहुत तेज़ी से रोने लगती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रुद्र के दिल में टीस उठती है। रुद्र बचपन से ही देखता आया था कि रुद्रांश उसकी माँ के साथ क्या करता है। रुद्र बेड पर घुटनों के बल चलकर नैना के करीब जाता है। रुद्र नैना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा हूँ, मैं आपको कहीं लेकर नहीं जाऊँगा, शांत हो जाइए। बोलते हुए रुद्र नैना को अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगता है। काफ़ी देर बाद नैना शांत होती है। वो चुप होकर रुद्र के सीने से लगी हुई थी। रुद्र का फ़ोन एकदम से बजता है तो रुद्र अपना फ़ोन रिसीव करता है, जो रुद्रांश का था। उधर से रुद्रांश पूछता है, वेयर आर यू टाइगर। रुद्र एक नज़र नैना को देखकर जवाब देता है, कुछ काम याद आ गया, वही करने आया हूँ। ओके देन
आई कैन गो होटल, रुद्रांश कहता है तो रुद्र जवाब देता है या ओके। रुद्र कॉल कट करके पॉकेट में रखता है और दोबारा शांति से नैना को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद अव्यान नैना को बुलाते हुए अंदर आता है। माँ। नैना झट से अपनी आंखें खोलती है। अव्यान रुद्र को फिर से यहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है। वो आगे बढ़कर कुछ करता तभी नैना उसे रोकते हुए कहती है, नहीं अव्यान, प्लीज़ इसे कुछ मत करो, ये मेरा बेटा है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अव्यान नैना की बात सुनकर रुक जाता है। नैना रुद्र को देखते हुए कहती है, और इतना बोलते ही वो रुक जाती है। रुद्र को समझ आ जाता है कि नैना क्यों रुकी। रुद्र बहुत ही शांति से कहता है, रुद्र। नैना अब तक रुद्र का नाम नहीं जानती थी। नाम सुनकर नैना कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, रुद्र, ये अव्यान है जिसने मेरी जान बचाई और मुझे एक नई जिंदगी दी। रुद्र अव्यान को देखता है। अव्यान कुछ खास खुश नहीं था रुद्र से मिलकर, लेकिन नैना खुश थी। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। रुद्र और अव्यान हाथ मिलाते हैं। रुद्र को तो अव्यान अच्छा लगा था, लेकिन अव्यान को रुद्र बिल्कुल पसंद नहीं आया। अव्यान जिस ममता को पाकर अब तक खुश था, अब ये सोचकर दुखी हो गया कि नैना के सगे बेटे के आने से अब नैना उसे प्यार नहीं करेगी। अव्यान अपने हर करीबी के लिए पजेसिव था। एक तो प्रज्ञा भी उस वक्त उसे पहचान नहीं पाई थी जो उसे प्यार दे। उसकी माँ काव्या भी उसके पास होकर भी नहीं थी। श्रेष्ठा तो अव्यान के चुप रहने से अव्यान के ज़्यादा क्लोज नहीं थी। ध्रुवंश और रोनी के साथ वो ठीक था, पर उसका ज़्यादा भी नहीं जितना वो नैना से इतने ज़्यादा अटैच हो चुका था। रुद्र के आने से अव्यान डिस्टर्ब हो चुका था। रुद्र हमेशा अब नैना के पास ही रहता, बस कभी कभी वो उसे छोड़कर जाता था, जिससे अव्यान ने नैना के पास जाना बंद कर दिया। वो अब नैना के पास रोज नहीं जाता। अब तो रुद्र ने नैना के लिए वहीं एक छोटा सा घर बना दिया था। खाने पीने की अब कोई चिंता ही नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि नैना रुद्र के आने से अव्यान को भूल चुकी थी या उसके लिए प्यार कम हो गया। वो हर रोज अव्यान के आने का वेट करती, पर अव्यान तो कुछ और ही समझ बैठा था। नैना भी अब अव्यान के ना आने से मायूस रहने लगी थी। एक दिन जब नैना अव्यान को याद करते हुए उस लकड़ी के घर में जाती है, तभी कुछ आदमी आकर नैना को पकड़ लेते हैं। ये सब रुद्र के ही आदमी थे। नैना खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए चिल्लाती है, पर आज कोई नहीं था, ना रुद्र और ना ही अव्यान। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उस आदमी में से एक कहता है, बॉस को कॉल करके बताओ कि मैडम मिल गई। नैना ये सोचकर ही डर जाती है कि वो फिर एक बार उस कैद में जाने वाली है, पर कोई कॉल करता उससे पहले ही अव्यान उसके सिर पर पत्थर मारता है। चीखते हुए वो आदमी अपना सिर पकड़ लेता है। अव्यान उन सबके पास जाकर नैना को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इस बार वो आदमी उससे कई गुना बड़े और हट्टे कट्टे थे, जिससे अव्यान कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक गन शूट से एक आदमी दर्द से चिल्लाकर गिर जाता है। सभी सामने देखते हैं। सामने रुद्र था। रुद्र को देखते ही सबके चेहरे पर डर आ गया। रुद्र एक एक करके सबको शूट करता जा रहा था। अव्यान नैना को लेकर वहां से दूर हट जाता है। नैना रुद्र को गन चलाते देखकर हैरान थी। अव्यान नैना को घर के अंदर ले जाने के लिए बढ़ता है। उस पर एक आदमी शूट करता है। ये देखकर रुद्र उस तरफ बढ़ता है। अव्यान पर लगने वाली गोली रुद्र खुद बीच में खड़ा होकर अपने ऊपर ले लेता है। रुद्र की बाजू को टच करते हुए गोली पार हो जाती है। रुद्र तुरंत ही उसे शूट करता है तो वो भी गिर जाता है। रुद्र भी नीचे गिर जाता है। अव्यान और नैना ने भी रुद्र को गोली लगते हुए देख लिया था। नैना रुद्र के पास जाना चाहती थी, लेकिन अव्यान उसे मना कर देता है, क्योंकि नैना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अव्यान रुद्र को लेकर आने का बोलकर रुद्र की ओर बढ़ जाता है। अव्यान रुद्र के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाता है। रुद्र अपने बाजुओं को पकड़े हुए था। अव्यान के हाथ को देखकर वो अपने खून से भरे हाथ को बढ़ाकर अव्यान का हाथ थाम लेता है। उसी वक्त से अव्यान और रुद्र एक अटूट दोस्ती के बंधन में बंध जाते हैं, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। उस हमले के बाद सब कुछ ठीक था। रुद्र और अव्यान साथ रहते थे। रुद्र अव्यान को गन चलाना तक सिखा देता है। नैना भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि सुख और खुशी बहुत दिन तक टिक नहीं पाती। इसी तरह से वो काला दिन भी आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। नैना 9 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तीनों को ही बेबी के आने की बहुत ही खुशी थी। तीनों इंतज़ार कर रहे थे उस दुगनी खुशी का, नैना के आने वाले बेबी का। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिसने अव्यान, रुद्र और नैना की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक ऐसा काला दिन जिसके बारे में किसी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एक दिन रुद्र और अव्यान नदी के किनारे बैठे हुए सामने एकटक देख रहे थे। अव्यान रुद्र को अपने परिवार के बारे में बता रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि रुद्रांश क्या कर रहा है। रुद्रांश ने पूरे पटना में नैना को खोजने के लिए पोस्टर लगवा दिए और उसने 20 लाख का इनाम रखा। इनाम को देखकर किसी का भी मन ललचा जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ। इनाम को देखकर कुछ गुंडे लालच में पड़ गए। नैना को किसी ने देख लिया था। उसके बाद से ही उसे लाने के लिए बहुत सारे लोग भी आए। नैना सोफे पर बैठी आंखें बंद करके बैठी हुई थी।
उसका बड़ा सा पेट बहुत अच्छे से दिख रहा था। घर के अंदर जाकर नैना को गुंडे झट से झपट लेते हैं। नैना अचानक कुछ समझ नहीं पाती, पर जैसे ही वो समझ पाती खुद को छुड़ाने के लिए झटपटा कर अव्यान और रुद्र को आवाज़ लगाती है। पर अव्यान और रुद्र इस वक्त काफ़ी दूरी पर थे। गुंडों को तो बस अपने पैसों से मतलब था, उन्हें नैना की किसी भी हालत में होने से कोई मतलब नहीं था। नैना को छटपटाते हुए देखकर वो नैना को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। किसी को नैना की सिचुएशन पर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। वो बस नैना को खींचते हुए लेकर जा रहे थे। नैना बस चीखे जा रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, रुद्र, अव्यान। बस नैना इसी तरह से चीखे जा रही थी। वो रुद्र और अव्यान को बुलाए जा रही थी। नैना छुड़ाने की कोशिश करते हुए एकदम से उस गुंडे का हाथ काट लेती है। इससे गुंडा चिल्लाते हुए नैना का हाथ छोड़ देता है। नैना उसे सहमी हुई नज़रों से देखती है। वो गुंडा अपने हाथ को देखता है तो उसमें खून निकल रहा था। खून देखकर वो बहुत ही गुस्से में नैना को देखता है और एकदम से नैना को एक थप्पड़ मारता है, जिस कारण नैना सीधे पेट के बल गिरती है और एकदम से उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। नैना दर्द से रोते हुए अपने पेट को पकड़ लेती है। उसी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं सह पा रही थी। वो गुंडा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिससे वो नैना के दर्द को सुने बिना उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए खड़ा करता है। आह माँ! नैना दर्द से रोए ही जा रही थी। नैना अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़े हुए थी। वो गुंडा उसके हाथ को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था। नैना से तो अब चला तक नहीं जा रहा था। उसके कदम रुकना तो चाहते थे लेकिन रुक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे वो गुंडा छोड़ ही नहीं रहा था। बस घसीटते ही जा रहा था और बस घसीटते ही जा रहा था। नैना के पूरे चेहरे पर दर्द से पसीने भर चुके थे। इधर रुद्र और अव्यान बैठे हुए ही थे। कुछ ख्याल करके रुद्र उठकर खड़ा होता है और मुड़कर कहता है, चलो, मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना था आज। अव्यान भी खड़ा होता है और दोनों ही घर की ओर बढ़ जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही उन्हें नैना का दुपट्टा ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है और बहुत से जूतों के निशान दिखते हैं। वो देखते ही रुद्र और अव्यान एक साथ सामने देखते हैं। सामने कुछ दूरी पर उन्हें एक इंसान नैना को घसीटते हुए लेकर जाते हुए दिखता है। जैसे ही दोनों ये देखते हैं, बिना एक पल गवाए दौड़कर उस ओर भागते हैं। उनकी दौड़ काफ़ी ज़्यादा स्पीड की थी, जिस वजह से वो तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं। रुद्र अपनी गन निकालता है और एक एक करके सबको शूट करता है। रुद्र अव्यान की ओर भी एक गन फेंकता है तो अव्यान भी कैच करके सबको शूट करता है। कुछ ही पलों में उस जगह पर लोगों की लाश बिछी हुई थी। नैना ज़मीन पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी। आह! अव्यान दौड़ता हुआ नैना के पास बैठ जाता है और उसे बुलाता है, माँ। अव्यान अब रुद्र की ओर देखता है, जो उस गुंडे को दरिंदगी से मार रहा था, जो नैना को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। रुद्र के चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे और उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अव्यान उसे बुलाता है, रुद्र छोड़ो उसे, हमें माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अव्यान की बात सुनकर रुद्र रुकता है, क्योंकि वो गुंडा बहुत पहले ही मर चुका था। रुद्र नैना के पास आता है। नैना अब तक अपने पेट को पकड़कर दर्द से कराह रही थी। दोनों नैना को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर नैना की इतनी बुरी हालत देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर नैना को खून से सना देखकर उसे देखते रहते हैं। वहां आता जाता हर कोई इंसान रुद्र को ही देखते जा रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि सभी को पता था कि वो कौन है। डॉक्टर नैना और बेबी में से किसी एक को बचाने का कहते हैं, जिसमें रुद्र अपनी सर्द आवाज़ में डॉक्टर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत कोशिश करने के बाद नैना का बेबी होता है, जो कि एक लड़की थी, और नैना कोमा में चली जाती है। नर्स बच्चा लेकर रुद्र के हाथ में देती है। रुद्र अपनी छोटी सी प्यारी सिस्टर को बहुत गौर से देखता है। अव्यान भी उसे देखता है। दोनों ही इस वक्त इस छोटी सी बच्ची को एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देख रहे थे। बच्ची की त्वचा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और गोरी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें इस वक्त बंद थी। रुद्र अव्यान के पास बच्ची को छोड़कर वॉशरूम जाता है और अपने हाथ और चेहरे को साफ करता है। वापस आकर वो फिर से बेबी को अपने हाथ में लेता है। रुद्र बेबी के माथे पर बहुत ही प्यार से चूमकर कहता है, वेलकम माय बेबी प्रिंसेस। रुद्र के बोलते ही बेबी अपना छोटा सा मुंह खोलकर उबासी लेती है। बेबी रो नहीं रही थी, बल्कि वो शांति से चुपचाप सो रही थी। अव्यान और रुद्र दोनों अब नैना को देखने जाते हैं। नैना का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। आज फिर एक बार रुद्र अपनी माँ को खो चुका था और अव्यान भी ममता भरे आंचल को फिर से खो चुका था। उसकी दोनों माँ अब कोमा में थी। इसी वक्त से अव्यान और रुद्र का बस एक ही मकसद रह गया, रुद्रांश को नैना के हाथों मरवाना। रुद्र को अब सब कुछ पता चल चुका था कि रुद्रांश की वजह से ही वो गुंडे नैना को पकड़ने आए थे। अगर रुद्रांश वो स्कीम ना रखता तो कोई लालच में आकर नैना को इस तरह से लेकर नहीं जाता। फ्लैशबैक एंड। नैना अपने बीते दिनों को याद करते हुए अपने पेट पर हाथ रखती है। अपने पेट को देखकर एकदम से उस नैना के चेहरे पर दर्द उभर आता है। दूसरी बार जब नैना प्रेग्नेंट हुई थी तब वो होश में आई थी।
और इसी तरह उसकी कोख खाली थी और आज भी उसकी कोख खाली थी। नैना रुद्र और अव्यान को देखते हुए उम्मीद से पूछती है, मेरा बच्चा। अव्यान और रुद्र नैना को देखते हैं। अव्यान बहुत खामोशी से नैना के पास बैठता है और नैना के चेहरे को थाम कर कहता है, हम हैं ना माँ। ये सुनते ही नैना की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो सिसकते हुए कहती है, मतलब मैंने फिर से अपने बच्चे को खो दिया। बोलते ही वो रोने लगती है। अब रुद्र नैना के पास बैठता है और उसके हाथ को थाम कर कहता है, हम तो हैं ना मॉम, हम भी तो आपके बच्चे हैं। नैना सितकते हुए कहती है, मैं उसके साथ जीना चाहती थी, अपने हाथों से नहलाना चाहती थी, उसे छोटे छोटे पैरों से चलते हुए देखना चाहती थी। इतना कुछ सोची थी मैंने उसके लिए। बोलते ही नैना के आंसू बहते जा रहे थे। रुद्र नैना के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, इट्स ओके मॉम, आपको बच्चे ही चाहिए ना, तो मैं हूँ ना। आप अपने बच्चे को ना सही, मेरे बच्चे के साथ जैसे जीना चाहती हैं वैसे जिएं। नैना रुद्र के चेहरे को देखती है जो बहुत सीरियस था। नैना कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछती है, तुमने शादी कर ली? रुद्र नैना के हाथ को चूमकर कहता है, आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? की नहीं है, पर अब बहुत जल्दी करूँगा। नैना रुद्र की बात सुनकर अपना सारा दर्द भूल जाती है। रुद्र अव्यान की ओर इशारा करते हुए कहता है, बट आपके पहले बेटे ने शादी कर ली है, बेशर्मों की तरह। अव्यान रुद्र को घूरता है तो वहीं नैना अब हैरानी से अव्यान को देखती है। रुद्र नैना के हाथ को सहलाते हुए कहता है, आपको पता है मॉम, इसने मुझसे शादी करने वाली लड़की से शादी कर ली, वो भी मुझे धमकी देकर। नैना आंखें बड़ी करके अव्यान को देखती है। अव्यान रुद्र के कंधे पर पंच मारकर कहता है, चुप कर, मेरी बुराई करना। किसने कहा था कि मुझे गोवा में एक लड़की पसंद आ गई और उसके सिवाय किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देगा? और आखिर में वो मेरी ही बहन निकली। नैना कभी रुद्र को देखती तो कभी अव्यान को। अव्यान रुद्र को बुलाते हुए कहता है, आपको पता है माँ, मुझे जब पता चला कि वो मेरी ही बहन है तो मैंने इससे कहा कि वो मेरी बहन है तो तेरी भी बहन हुई। नैना हाँ में सिर हिलाती है। रुद्र मुंह बिगाड़ कर कहता है, शट अप, बहन होगी तेरी, मेरी कुछ दिनों में बनने वाली वाइफ है, उसकी शादी की बात करो, मेरे दोस्त हो ना। रैबिट इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। अव्यान एटीट्यूड से जवाब देता है तो रुद्र एकदम से कहता है, तो क्या बुढ़ी होकर शादी करेगी? वो बुढ़ी हुई तो मैं उससे शादी नहीं करने वाला, बता देना उसे। अव्यान रुद्र को बुरी तरह से घूरता है। नैना दोनों की नोक झोंक देखकर मुस्कुराने लगती है। नैना अब सब कुछ साइड में रखकर फिर से अपने पास बुलाती है और एक बार अव्यान और रुद्र को गले लगा लेती है और कहती है, इसी तरह से हमेशा रहा करो, कभी एक दूसरे से जुदा मत होना। अव्यान और रुद्र शांति से नैना की पीठ पर हाथ रख लेते हैं। कुछ देर बाद अव्यान और रुद्र कमरे से बाहर निकलते हैं। अव्यान के चेहरे पर परेशानी थी, फिर भी वो थोड़ा शांति से कहता है, माँ को ये कभी पता मत लगने देना कि बेबी जिंदा थी और फिर मर गई, वरना उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। रुद्र की आंखों के सामने इस वक्त वो नन्ही सी बच्ची दिखती है। वो अव्यान के जवाब दिए बिना उसी में बस खोया रहता है। अव्यान कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अव्यान के जाते ही रुद्र फिर से नैना के पास चला जाता है। दूसरी तरफ शौर्य और स्प्रहा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। शौर्य एक और देख रहा था, उधर देखते हुए उसकी आंखें सर्द थीं। स्प्रहा सर झुकाकर खा रही थी क्योंकि स्प्रहा का किसी को देखना शौर्य बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था और ना स्प्रहा का कोई देखे ये बर्दाश्त कर पाता था। शौर्य की नज़रें इस वक्त एक कपल पर थीं जो अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे थे। शौर्य की गुस्से से नसें बाहर आ रही थीं। वो कुछ सोच रहा था। स्प्रहा पानी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसकी नज़र शौर्य के हाथ पर चली जाती है। शौर्य की नसें उभरते देखकर स्प्रहा सहम जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसी ने कोई गलती कर दी जिस वजह से शौर्य गुस्से में है। स्प्रहा सिर झुकाई धीरे से कहती है, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आवाज़ से शौर्य का ध्यान स्प्रहा पर चला जाता है। शौर्य जैसे ही स्प्रहा को देखता है, उसका जो सर्द भरा चेहरा था वो कहीं गायब सा हो जाता है। शौर्य के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। शौर्य स्प्रहा के झुके हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, कुछ कहा तुमने बीवी? स्प्रहा हिचकिचाहट से कहती है, हाँ, वो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही स्प्रहा ये कहती है, शौर्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो झट से खड़ा होकर वहाँ के स्टाफ को बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बुलाता है। सब जल्दी से शौर्य के सामने खड़े हो जाते हैं। शौर्य हाइपर होकर चिल्लाता है। स्प्रहा के अच्छा ना लगने का इल्ज़ाम वहाँ रेस्टोरेंट को झेलना पड़ता है, जबकि स्प्रहा ने तो कैजुअली कहा था। स्प्रहा तुरंत ही उठकर शौर्य की बाजू पकड़कर खड़ी होकर कहती है, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे बस बाहर जाना है। शौर्य स्प्रहा को झुककर देखता है। अब तक जो वो उससे गुस्से से डांट रहा था, स्प्रहा का अपने करीब आने से शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, पहले बताना चाहिए था ना बीवी, बेकार में ही मैंने इन सबको डांट दिया। चलो। बोलते ही शौर्य स्प्रहा का हाथ थामकर उसे ले जाने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट में उपस्थित सभी लोग शौर्य को किसी पागल की तरह देख रहे थे।
इधर श्रेष्ठा सीरियस होकर सामने देखते हुए कहती है, ध्रुव अंश से बात करो ना, अपनी लाइफ को आगे जिए, वो एक ही जगह ठहरा हुआ है, मैं नहीं देख सकती उसे इस तरह से। ध्रुव कुछ पल शांत रहता है, फिर श्रेष्ठा की कमर को सहलाते हुए कहता है, बेबी मैं भी चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, लेकिन प्यार को भुलाना मुश्किल होता है। कोई तो उसे ऐसा मिले कि पहले प्यार को याद रहते हुए भी भुला दे। श्रेष्ठा थोड़े इमोशनल होकर कहती है, ये सब हमारे अंश के साथ ही क्यों हुआ ध्रुव। श्रेष्ठा को इमोशनल देखते ही ध्रुव उसकी कमर पर जोर से चिमटी काटता है। श्रेष्ठा की दर्द से आह निकल जाती है। श्रेष्ठा कन्फ्यूज होकर ध्रुव को देखती है। ध्रुव आंखें खोलकर सीरियसली उसे देखते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है ना कि ये बेकार के इमोशंस बाहर मत लाया करो। श्रेष्ठा ध्रुव के सीने पर धीरे से पंच मारकर कहती है, यू इडियट, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। ध्रुव से इतना कहते ही श्रेष्ठा तकिए को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कमरा फिर एक बार श्रेष्ठा की मदहोश आवाज से भर जाता है। दूसरे दिन अव्यान ऑफिस में था और लैपटॉप की स्क्रीन को देखने में मग्न था, अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तभी उसे धीमे धीमे से पायल की आवाज़ सुनाई देती है। अव्यान सिर उठाकर सामने देखता है तो उसकी प्यारी सी बीवी आ रही थी। अव्यान सख्त आवाज़ में कहता है, क्या है ये सब सजनी। प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को और करीब झुकती है और उसके कान को धीरे से बाइट करती है, जिससे अव्यान को फिर एक बार करंट लगता है। बोलते हुए वो फिर एक बार अव्यान के कान को बाइट कर लेता है। अव्यान वैसे भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और प्रज्ञा की हरकतें उसे और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। अव्यान अचानक ही प्रज्ञा को धक्का देता है और खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा डेस्क पर आह की आवाज़ के साथ लेट जाती है। अव्यान प्रज्ञा के ऊपर बुरी तरह से झुक जाता है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए अव्यान को देखती है। अव्यान कसकर प्रज्ञा के बाल पकड़ लेता है। प्रज्ञा दर्द से आंखें बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे नोचूंगा कि दर्द भी डर जाएगा। हरकतें बंद करो वरना बहुत पछताना पड़ेगा। प्रज्ञा दर्द से अव्यान के हाथ को पकड़कर कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही, आपकी बहन ने मुझे ये करने को कहा है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। अव्यान प्रज्ञा के बालों को छोड़कर खड़ा होकर कंफ्यूज सा उसे देखता है। प्रज्ञा उठकर बैठ जाती है और अपने आप को ढककर कहती है, उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मैं आपको सिड्यूस कर पाऊंगी या नहीं, बस इसीलिए आई थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है बार बार आपसे बेइज्जत होने का। बोलकर प्रज्ञा नाराजगी से उठकर जाने लगती है। प्रज्ञा को जाते देखकर अव्यान उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है और कॉल करके कहता है, अभी के अभी उन दोनों को बुलाओ। अव्यान की बात सुनकर प्रज्ञा का चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ देर बाद आव्या, स्वर्णा और प्रज्ञा अव्यान के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। अव्यान इधर से उधर चक्कर लगाते हुए तीनों को देख रहा था। आव्या धीरे से सिर उठाती है और फिर से सिर झुका लेती है। अव्यान आव्या के पास जाकर एकदम से रुक जाता है, जिससे आव्या की हालत खराब हो जाती है। अव्यान आव्या की झुकी नज़रों को देखकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता रैबिट तुम कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गई हो। आव्या मुंह बनाते हुए सिर उठाकर कहती है, भाई मैं तो बस भाभी को फ्यूचर के लिए सिखा रही थी। अव्यान, ओह तो अब डॉक्टरी के साथ साथ टीचर भी बन गई हो। अव्या तुरंत अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है। प्रज्ञा की भी अचानक हल्की हंसी निकल जाती है। अव्यान प्रज्ञा को घूरता है तो वो चुप हो जाती है। आव्या बात को संभालते हुए आगे बढ़कर अव्यान के बाजुओं को पकड़कर खड़ी होती है और कहती है, भाई आप कितने अनरोमांटिक हैं। आपके जैसे किसी को भी हस्बैंड मिले तो लड़की सुसाइड करके मर जाए। आप बस भाभी के चार दीवारों के अंदर सड़ाते रहते हो, बस आपको ऑफिस और कुछ नहीं। बोलते हुए आव्या मुंह बना लेती है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है। आव्या सच ही कह रही थी। अव्यान कभी प्रज्ञा को वक्त नहीं देता, बस ऑफिस के काम में ही बिजी रहता और प्रज्ञा घर में पड़ी रहती। अव्यान कुछ सोचते हुए आव्या को कुछ से दूर करता है। अव्यान अपनी चेयर की ओर जाते हुए बिल्कुल सर्द आवाज में कहता है, गेट आउट फ्रॉम माई केबिन। तीनों हैरानी से अव्यान को देखते हैं। प्रज्ञा को बहुत दुख होता है। वो तुरंत ही गुस्से से अपने कदम तेजी से बढ़ाकर गेट खोलती है और धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद करके वहाँ से चली जाती है। आव्या और स्वर्णा भी एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। अव्यान एक नज़र गेट की ओर देखते हुए गहरी सांस लेता है और आंखें बंद करके कहता है, दुश्मन बना अपने की खोज तो पूरी हो गई, अब बस उसकी कमज़ोरी पर वार करना है। उसे दिखाना होगा कि खोना किसे कहते हैं। दर्द जब तक देंगे नहीं तब तक एहसास नहीं होगा दर्द क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा का मूड ऑफ था। वो सीधे घर चली गई। स्वर्णा और आव्या जा रहे थे, तभी आव्या के सामने अथर्व आ जाता है। अथर्व को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो हम साथ कॉफ़ी पी सकते हैं, कैफ़े सामने ही है। बोलते हुए अथर्व आव्या को कॉफ़ी की ओर इशारा करता है। आव्या कैफ़े को देखकर मन ही मन कहती है, खुद की जान दांव पर लगाने का बहुत शौक है इसे, आज इसका शौक पूरा ही कर देती हूँ। सोचते हुए आव्या अथर्व को हाँ कहती है। स्वर्णा को जाने का मन भी नहीं था,
इसीलिए वो कहती है, दी आप ही चली जाइए, मैं घर चली जाती हूँ। आव्या परेशान होती है, पर स्वर्णा ये कहकर उसे मना करती है कि वो बच्ची नहीं है। स्वर्णा वहाँ से जाती है तो अथर्व और आव्या भी कॉफ़ी शॉप पर चले जाते हैं। कॉफ़ी आते ही अथर्व अपने फ़ोन पर कुछ करता है, फिर मुस्कुराते हुए आव्या को देखता है। आव्या भी धीरे से स्माइल पास करती है। कुछ वक्त बाद जब कॉफ़ी ख़त्म होती है तो अथर्व कहता है, अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगी? आव्या थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, पर फिर हाँ में सिर हिला देती है। अथर्व थोड़ा रुककर पूछता है, रू, मेरा मतलब है तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिली थी? ये कैसा सवाल है? आव्या तुरंत ही बोल देती है तो अचानक ही अथर्व थोड़ा सख्ती से कहता है, जितना पूछा है उतना जवाब दो। जैसे ही आव्या अथर्व की बात करने के लहजे को समझती है वो तुरंत अथर्व को देखती है। अथर्व तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज कर लेता है और नरमी से कहता है, मेरा मतलब था कि हम तो दोस्त हैं ना, तो तुम मुझे ये सब बता सकती हो। आव्या अथर्व को शक भरी निगाहों से देखती है। अथर्व अपने सिर पर धीरे से टैप करके बहुत ही धीमे से कहता है, ये लड़की इतनी इरिटेटिंग क्यों है? 2 महीने से इसके पीछे पड़ा हूँ पर फिर भी कोई सबूत नहीं मिला। आव्या एकदम से उससे कहती है, कुछ कहा तुमने? अथर्व तुरंत ना में सिर हिला देता है। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में हर डिटेल्स जाननी है ना? अथर्व जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। आव्या अथर्व को देखकर फिर से कहती है, ठीक है, फिर तुम खुद ही उससे पूछ लो। इतना बोलकर आव्या अथर्व के पीछे देखकर मुस्कुराती है। अथर्व पहले तो बहुत कंफ्यूज था, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है उसका शरीर एकदम से कांप सा जाता है। पीछे से और कोई नहीं, रुद्र आ रहा था। रुद्र हमेशा किसी न किसी का मर्डर करता है, जिस वजह से अथर्व को रुद्र को पकड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, पर बिना किसी सबूत के रुद्र को पकड़ा नहीं जा सकता था, और अब अथर्व उसके सामने था। रुद्र आगे आकर आव्या के पास खड़ा हो जाता है। अथर्व भी एकदम से खड़ा हो जाता है। रुद्र की डार्क नज़रें अथर्व पर थीं, जिस वजह से अथर्व के पसीने छूट रहे थे। अथर्व फ़ोन को पॉकेट में बंद करके रखता है, फिर ब्लूटूथ पर टैप करके थोड़ा तेज़ी से कहता है, क्या कहा? ओह गॉड, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते ही अथर्व रुद्र को छोड़कर आव्या को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, बहुत अर्जेंट है। बोलते ही वो जाने लगता है। तभी आव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे कहाँ? तुम्हें तो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जानना था ना, तो आओ पूछो इससे। अथर्व फिर कभी बोलकर जल्दी से चला जाता है। आव्या हंसते हुए चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र अथर्व को बहुत देर तक घूरता रहता है, फिर चेयर पर बैठकर आव्या के चेहरे को अपनी ओर खींच लेता है। आव्या की एकदम से हंसी बंद हो जाती है। रुद्र और आव्या के चेहरे एक दूसरे से सट चुके थे। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, कौन था वो बेबी गर्ल? आव्या एक नज़र रुद्र को देखकर पेस्ट्री खाते हुए कहती है, पता है तुम्हें, वो कितने दिनों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो मैंने सीधा तुम्हें बुला लिया। मुझे लगता है वो तुम्हें कुछ करने वाला है। रुद्र भौएं चढ़ाए आव्या को देखता है, क्योंकि अथर्व के रिएक्शन से तो साफ पता चला कि अथर्व उससे डरता है, तो उसे क्या ही पकड़ेगा। रुद्र आव्या के होंठों के कोनों पर लगी पेस्ट्री को हटाते हुए कहता है, अब बुलाया है तो चलो मेरे साथ। बोलते ही रुद्र चेयर को पीछे करके उठ जाता है। आव्या उसे देखते हुए सवाल करती है, कहाँ? रुद्र आव्या के हाथ को पकड़कर बोलता है, आई डोंट लाइक क्वेश्चंस बेबी गर्ल। आव्या चेयर से उठती है, उसी के साथ दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूहान इस वक्त अंधेरे में बैठा हुआ एक फ्रेम को देख रहा था, जिसमें स्वरा और स्वर्णा झूले पर बैठे हुए थे। स्वरा ने एक बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी, जो उसके घुटनों तक थी। वहीं स्वर्णा ने भी इस वक्त पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। ये तब की फ़ोटो थी जब रूहान स्वरा और स्वर्णा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गोवा गया था। स्वर्णा के होने के बाद भी स्वरा मैच्योर नहीं थी, वो बच्चों की तरह ही ड्रेसिंग करती थी। रूहान स्वरा के फ़ोटो को जैसे ही छूता है, उसके कानों में स्वरा की आवाज़ गूंजती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी अरना जैसी आइसक्रीम खानी है। इस वक्त स्वरा का क्यूट सा मुंह देखकर रूहान हंसता है। कोई नहीं कह सकता कि स्वरा एक बच्चे की माँ है। अपने खुशी भरे पलों को याद करते हुए रूहान की आंखों में अपने आप आंसू की बूंदें छलक उठती हैं। वो कैसे एक एक पल काट रहा था, उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। रूहान के आंसू गालों से होते हुए फ्रेम पर गिर जाते हैं। वहीं अनुराग कमरे में बैठा हुआ अपने और रूहान की बॉन्डिंग को देख रहा था। किस तरह से दोनों पहले रहा करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। सपना आकर अनुराग के पास बैठ जाती है और उसका हाथ थाम लेती है। अनुराग फोटो को देखते हुए कहता है, क्या रिश्ता था हमारा और अब क्या हो गया? काश कि मैं स्वरा को अंदर जाने को ना कहता। बोलते हुए अनुराग के शब्दों में एक पछतावा छलक रहा था। सपना अनुराग के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, किससे पता था कि ऐसा कुछ होगा? इसमें ना आपकी गलती है और ना ही रूहान की। गलत तो वक्त था जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। अनुराग बस शांत से फोटो को टच करता है। इधर अर्जुन ऑफिस के केबिन में कांच की दीवार के सामने खड़ा था। अर्जुन फ़ोन पर बात करते हुए
यहाँ सब सेफ तो है, पर जल्दी कुछ करो, हमसे अब ये बिछड़ाव बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन करता है घर में सब किसी को चिल्ला चिल्ला कर बता दूं कि तुम सब ठीक हो। उधर से एक आवाज़ आती है, उसकी कमज़ोरी बहुत जल्द हमारे पास होगी। दुश्मन तो नहीं है, पर फिर भी दुश्मन बन गया। काश कि वो दूसरों की बातों में ना फंसते। अब तो उसे तड़पना ही होगा, जैसे हम लोग तड़पे हैं। अर्जुन कुछ देर तक सीरियस होकर बात करता है, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी का तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा कैसा है आदि? जी हाँ। इस वक्त कॉल पर अर्जुन आदित्य से बात कर रहा था। अप्रीता जब उस होटल में मिली थी, तब जब आदित्य से टकराई थी, तभी अप्रीता के गले से उसका लॉकेट गिर गया था, जो कि सिंघानियास का खानदानी लॉकेट था। आदित्य अप्रीता का पीछा करते हुए जान चुका था कि सब लोग कहाँ हैं, लेकिन सबसे मिलने से पहले वो उस छुपे दुश्मन को पकड़ना चाहता था। अर्जुन के सवाल से आदित्य कुछ देर तक चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर पूछता है, दादी कैसी हैं? ये सुनकर अर्जुन शांति से जवाब देता है, डॉक्टर ने कहा है कि और ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगी। आदित्य ये सुनकर खामोश हो जाता है। आदित्य को हमेशा से ही अपनी दादी बहुत प्यारी थी। अरुणी देवी की जिस तरह से हिम्मत थी, ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में ही पाई जाती। आदित्य बहुत देर तक बात कहता है, मुझे पता है दादी हार मानने वालों में से नहीं है, उन्हें कहना कि मैं आ रहा हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। कुछ वक्त बाद दोनों कॉल कट कर देते हैं। मीटिंग के बाद अनु के साथ एक लड़का था जो डील के लिए आया था। दोनों इस वक्त कॉफ़ी पीने बैठे थे और शिवा कुछ दूरी पर खड़ा उस लड़के को घूरे जा रहा था। अनु उससे बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। इधर शिवा गुस्से से उबल रहा था। अनु कॉफ़ी का एक सिप लेकर टेबल पर रखती है, तभी उसके खुले बाल आगे आ जाते हैं, जिसे वो लड़का अपने हाथ बढ़ाकर बालों को पीछे कर देता है। शिवा जैसे ही ये देखता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो आगे बढ़कर दोनों के पास जाता है। शिवा एकदम से अनु का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। ये देखकर वो लड़का खड़ा होता है। शिवा अनु का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाता है। अनु कुछ समझ नहीं पाती। वो मुड़कर उस लड़के को देखकर कहती है, ओके मिस्टर अजय, हम बाद में मिलते हैं। बोलते ही अनु मुड़ती है, फिर शिवा को पीछे से ही कहती है, शिवा क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शिवा बिना कुछ बोले बस अनु को लेकर जाने ही लगता है। दोनों ऑफिस की बिल्डिंग से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद शिवा अनु को एक सुनसान सी जगह लेकर जाता है। अनु शिवा को कंफ्यूज से देखती है। शिवा का चेहरा अब तक गुस्से से लाल था। शिवा अनु के कंधे को पकड़कर कहता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे कॉफ़ी के लिए हाँ करने की? अनु नॉर्मली जवाब देती है, क्योंकि मुझे पीनी थी। अनु कुछ सोचते हुए कहती है, मैंने उसके साथ कॉफ़ी पी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अनु जैसे ही ये सवाल करती है, शिवा के भाव बदल जाते हैं। वो अनु को पीट करके कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वैसे भी मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं बस। इतना बोलते ही शिवा चुप हो जाता है। वही शिवा के इस जवाब से अनु की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो शिवा की पीठ को देखते हुए कहती है, कब तक तुम मुझसे अपने इमोशंस छुपा पाओगे शिवा? मैं जब भी सोचती हूँ कि तुम अभी अपने दिल की बात कहोगे, तभी तुम अपनी बातों से मुकर जाते हो। अनु कहते कहते घुटनों के बल बैठ जाती है और एकदम से रोते हुए चिल्लाती है, कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? शिवा जैसे ही अनु की बात सुनता है, आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है, क्योंकि वो अब भी अनु को ये बताना नहीं चाहता था। अनु दर्द से शिवा को देख रही थी। वो अपनी पलकों को कसकर बंद करती है, फिर आंखें खोलकर कहती है, इंतज़ार और इंतज़ार, बस यही करती रह गई मैं। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे शिवा, ये सोचकर कि तुम मेरे होकर भी मेरे नहीं होना चाहते। अनु शिवा को जैसे ही मेरे कहती है तो उसका दिल एकदम ज़ोरों से धड़क उठता है। उसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि अनु के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। शिवा अनु की ओर पलटता है तो उसे घुटनों के बल खड़ा पाता है। अनु शिवा को देखते हुए कहती है, 30 साल की हो गई हूँ, बता दो और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे प्यार का इज़हार सुनने के लिए? ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहती, लेकिन क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, अपने इमोशंस को तुम्हारी तरह अंदर दबा कर नहीं रख सकती। शिवा बहुत ज़्यादा हैरान था। वो तो बस यूं ही चुपके चुपके अनु से ज़िंदगी भर प्यार करने के लिए तैयार था। वो कभी कन्फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं थी अनु को उस तरह से रखने की जैसे अभी वो रहती थी। अनु ने अपने दिल का हाल तो शिवा के सामने पूरी तरह से जाहिर कर दिया, जिसके एहसास से ना जाने आज शिवा को कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। शिवा को यूं दूर खड़ा देखकर अनु रूठ सी जाती है। वो खड़ी होकर दर्द से शिवा को देखती है और भागकर एक ओर जाने लगती है। अनु को भागते देखकर शिवा भी उसके पीछे भागता है। अनु की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ दूरी पर भी शिवा अनु का हाथ पकड़ लेता है। अनु तुरंत शिवा के हाथ को झटक कर उस पर चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, कोई हक नहीं है तुम्हें मुझे छूने का। इतना बोलते हुए अनु अपने कदम पीछे करने लगती है। अनु का यूं दूर जाना शिवा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़कर
अनु को कसकर गले लगा लेता है। अनु रोते हुए शिवा को मारते हुए दूर करने लगती है, पर शिवा उसे और कसकर पकड़ लेता है। दूर ही रहना है ना तुम्हें मुझसे, रहो दूर, अब क्यों करीब आ रहे हो? अनु रोते हुए कहकर फिर से उसे धक्का देती है। शिवा ने उसे टाइटली जकड़ा हुआ था। वो अनु से एक पल भी दूर नहीं करना चाहता था। दूर ही तो नहीं रह पाता मैं तुमसे, मरने को कह दो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे दूर कभी नहीं हो पाऊंगा। बोलते हुए शिवा अनु को और टाइटली पकड़ लेता है। अनु उसकी शर्ट को मुट्ठी में भरकर रोते हुए कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे हर दिन तड़पाते रहे? क्या तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखा? क्या तुम्हें मेरी तड़प नहीं दिखी? बोलते हुए अनु का रोना तेज हो जाता है। अंधा हो चुका था मैं। बचपन से आज तक मैंने तुम्हें बस एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखा है। मैं अपने प्यार का इजहार करके तुम्हें एक घटिया जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। क्या ही है मेरे पास? ना घर, ना कोई परिवार, और ना ही मुझे ये पता है कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा। शिवा अपनी सारी परेशानियां अनु के सामने जाहिर कर देता है। अनु से तुरंत अलग होकर आंसू भरी आंखों से उसे देखकर कहती है, मुझे कोई घर नहीं चाहिए और ना ही अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे बस। बोलते हुए अनु शिवा के दिल पर हाथ रखकर कहती है, इसमें तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए जगह चाहिए। खुश रहूंगी, दुखी रहूंगी, जैसी भी रहूंगी, लेकिन मुझे बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। जैसे ही ये शिवा सुनता है, झटके से अनु को गले लगा लेता है। शिवा बहुत खुश था और उसे ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि शिवा अपनी मिली जुली भावनाओं को जाहिर करते हुए कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। इस वक्त शिवा की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। उसका प्यार मुकम्मल जो हो चुका था। इधर रुद्र आव्या का हाथ पकड़े हुए नैना के कमरे में लाता है। नैना इस वक्त अपने पेट को पकड़े हुए कुछ सोच रही थी। सोचते हुए उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। रुद्र के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, ये सोचकर नैना के दिल में दर्द उभर रहा था। रुद्र आव्या को लेकर नैना के पास चला जाता है। नैना को जब एहसास होता है कि कोई इसके पास है तो वो छुपकर तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए मुड़कर रुद्र और आव्या को देखती है। आव्या नैना को होश में देखकर हैरान थी। वो नैना को देखने के बाद रुद्र को देखती है। रुद्र नैना को देखते हुए कहता है, मॉम, माई वुड बी वाइफ। रुद्र के बोलते ही आव्या आगे बढ़कर नैना के पैर छू लेती है। नैना उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो। बोलते हुए नैना आव्या के गाल पर हाथ रखती है और बहुत गौर से देखते हुए कहती है, काव्या दी की बेटी हो ना, बिल्कुल उसी पर गई हो। आव्या मुस्कुराते हुए नैना का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, अभी आपकी तबीयत कैसी है? नैना ठीक है में जवाब देती है। रुद्र वहाँ से चला जाता है। आव्या और नैना अब बात करने लगती हैं। कुछ वक्त बाद रुद्र नैना के खाने को लेकर आता है। रुद्र नैना को खाने की प्लेट देता है। नैना प्लेट लेकर खाती है, फिर दवाई ले लेती है। नैना बेड पर लेट जाती है। कुछ सोचते हुए वो कहती है, बस 2 दिन अच्छे से आराम कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे परिवार से शादी की बात करूँगी। आव्या एकदम से हंसते हुए कहती है, शादी इतनी जल्दी? आव्या के रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि उसे मजाक लग रहा है। नैना सीरियस होकर कहती है, हाँ शादी, मैं और रुद्र हम दोनों ही चाहते हैं कि शादी हो, तो मैं सोच रही हूँ कि इस महीने या अगले महीने शादी करवा दें। ये सुनते ही आव्या के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो रुद्र को देखती है। रुद्र अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए कहता है, मॉम, मैं महीना वेट नहीं कर सकता, इसी हफ्ते करा दीजिए। नैना ये सुनकर हंसती है। रुद्र की तड़प ही ऐसी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ देर तक सभी में बातें होती हैं। दवाई के असर से नैना सो जाती है तो रुद्र आव्या को लेकर बाहर निकल जाता है। कार में आव्या इस वक्त सोच में डूबी हुई थी और रुद्र कार चलाने में बिजी था। कुछ देर बाद आव्या सीरियस होकर कहती है, रुद्र, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुद्र आव्या को देखकर, किसके बारे में? आव्या तुरंत रुद्र की ओर मुड़कर कहती है, ये शादी के बारे में। हमें मिले हुए 1 साल भी ढंग से नहीं हुआ और तुम इतनी जल्दी शादी का सोच रहे हो। इसमें गलत क्या है? 9 महीने पहले तुमसे मिला था, 5 महीने से हम साथ हैं, और फिर उसके बाद जो मैंने किया उसके 3 महीने से हम दोनों का रिलेशनशिप ठीक है, तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? रुद्र बहुत आराम से कहता है। आव्या का एक पल के लिए दिमाग खराब हो जाता है। वो परेशान होकर कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो रुद्र, कम से कम 1 साल तो होने दो हमारे रिलेशनशिप को। मैं तुम्हें अच्छे से जानूंगी, तुम मुझे अच्छे से जानोगे। शादी का क्या है, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। एक दूसरे को जानना सबसे बड़ी बात होती है। हाँ तो ठीक है ना, कल ही कर लेते हैं। रुद्र जैसे ही ये बोलता है, आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। आव्या झल्लाते हुए कहती है, ओह रुद्र, तुम समझ क्यों नहीं रहे? 18 साल बाद मुझे अपनी फैमिली मिली है। मैं इतनी जल्दी उनसे नहीं बिछड़ना चाहती, और वैसे भी मेरी शादी करने का इस वक्त कोई प्लान नहीं है। रुद्र आव्या की बातों को सुनकर कार दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, जो बस सुनसान जगहों से घिरा था। रुद्र एकदम सुनसान जगह पर कार रोक लेता है। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है,
हाँ तो मैंने कब कहा कि फैमिली से बिछड़ो? रोज़ तुम अपने घर जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आव्या एकदम सीरियस होकर कहती है, ये बात नहीं है रुद्र, तुम ना एक्चुअली मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो, शादी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इस वक्त इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए आव्या रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र अचानक ही आव्या के हाथ को झटक कर गुस्से से चिल्लाता है, अरे क्यों तैयार नहीं हो? अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अपने घर रख लूँगा, पर मुझे तुम हर हाल में अपने सामने चाहिए। मेरी मॉम भी यही चाहती हैं। आव्या को भी एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो भी एकदम गुस्से से कहती है, तुम चाहते हो, तुम्हारी मॉम चाहती हैं, लेकिन मेरी चाहत पूछी कि मैं क्या चाहती हूँ? बस सीधा शादी का प्लान कर लिया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछने जैसा है ही क्या? तुम मेरे पास रहना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो और क्या मैं तुमसे पूछूं? रुद्र के ये कहते ही आव्या कहती है, रुद्र तुम जल्दबाजी कर रहे हो, शादी हो गई, एक साथ रह लिए, जितना इसी दिख रहा है ना उतना है नहीं। रुद्र को इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, जिसे शांत करने के लिए वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। फिर आंखें खोलकर आव्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसे देखते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, देखो बेबी गर्ल, मेरी बस एक चाहत है कि मेरी एक फैमिली हो, जो बस मेरी हो। बचपन से मैंने फैमिली जैसा कुछ एहसास नहीं किया, लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ। आव्या भी रुद्र की आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहती है, मैं समझ रही हूँ रुद्र, लेकिन तुम मेरी भी तो बात समझो। हमें एक दूसरे को अच्छे से जाने हुए बस 3 महीने ही हुए हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तुम्हें क्या लगता है, शादी के बाद तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा या फिर दूसरी लड़की के साथ घूमूंगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। और अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना ही है ना, तो शादी के बाद जान लेना। रुद्र आव्या को समझाते हुए सख्त आवाज़ में बोलता है, जिससे आव्या बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। आव्या झल्लाते हुए कहती है, ओह गॉड सिक, शादी शादी शादी, अरे मुझे नहीं करनी शादी। मैं कब से कह रही हूँ मुझे नहीं करनी, नहीं करनी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? रुद्र का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। वो एकदम से कसकर आव्या की बाजुओं को पकड़ लेता है, जिससे आव्या के मुंह से आह निकल जाती है। वो रुद्र को देखती है तो डर जाती है। रुद्र का वही रूप फिर उभर कर आ रहा था, जिसे उसने बहुत पहले भुला दिया था। रुद्र आव्या की बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? एक एक मिनट तुम्हें देखने के लिए तड़पता हूँ। आव्या एकदम दर्द से कहती है, हाँ रुद्र छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आव्या का दर्द सुनकर रुद्र झटके से उसकी बाजू छोड़कर कार के कांच में बहुत जोर से अपने हाथ को धंसा देता है। कांच टूटने की आवाज़ से आव्या रोने लगती है। रुद्र उसकी ओर देखते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बनाए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। आव्या अपने बाजुओं को देखती है, जो लाल पड़ चुके थे और उसे अब तक वहाँ दर्द दे रहे थे। दर्द से आव्या सिसकते हुए रोने लगती है। कार में बहुत देर तक आव्या की सिसकी हुई रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं रुद्र अब तक अपने हाथ में कांच घुसाते हुए बहुत खून निकाल चुका था, जिसका उसने आव्या को हर्ट किया था। उससे भी ज़्यादा वो खुद को चोट पहुंचा रहा था। थोड़ी देर बाद कार का माहौल शांत हो चुका था। रुद्र का गुस्सा अब गायब हो चुका था, पर आव्या का रोना अभी भी चालू था। रुद्र आव्या को देखता है, जो सिर झुकाए रो रही थी। ये देखकर रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसे गले लगा लेता है। आव्या रुद्र के गले लगे हुए और ज़्यादा सिसकने लगती है। रुद्र कुछ सोचते हुए अब आव्या की पीठ को सहला रहा था। कुछ देर बाद आव्या से अलग होकर रुद्र दवाई निकालकर अपनी लेफ्ट हैंड से आव्या के बाजू पर लगाने लगता है। आव्या के बाजू पर इस वक्त रुद्र के रगड़ने से निशान दिख रहे थे। आव्या सिसकते हुए कहती है, बहुत ज़ोर से पकड़ा था तुमने, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। रुद्र आव्या की मासूम आंखों में देखते हुए पूछता है, अभी भी दर्द हो रहा है? आव्या छोटे बच्चों जैसा सिर हिलाए रोंधू आवाज़ में कहती है, हाँ मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, तुमने मुझे ऐसे ऐसे करके पकड़ा था। कहते हुए आव्या रुद्र को उसकी बाजू पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखा रही थी, लेकिन रुद्र की बॉडी की वजह से बाजू बहुत मोटी थी, जिससे आव्या के छोटे छोटे हाथ उसे पूरा नहीं पकड़ पा रहे थे। आव्या की हरकत से रुद्र बस उसके प्यारे से चेहरे को देखता रहता है। वहीं दूसरी ओर स्वर्णा जा तो घर ही रही थी, लेकिन गार्डन में बच्चों को खेलते देखकर उसका भी बचपना जाग उठा। स्वर्णा कार रुकवाती है, फिर कार से निकलकर गार्डन की ओर बढ़ जाती है। स्वर्णा बच्चों के पास जाकर उनके साथ खेलने में मिल जाती है। इस वक्त बच्चे कबड्डी खेल रहे थे, जिसमें स्वर्णा शामिल हो चुकी थी। वहीं दूर खड़ा एक इंसान स्वर्णा को दूरबीन से देख रहा था। वो इंसान स्वर्णा को देखते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। दूसरी ओर से एक आवाज़ आती है, सतर्क रहो, यही एक है जो बहुत मासूम है, इसे किडनैप करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टारगेट इसी को रखो। वो इंसान यस कहता है तो उधर से कॉल कट जाता है। रात का वक्त था, सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, पर स्वर्णा गायब थी। स्वर्णा की चेयर खाली देखकर आदित्य का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है।
आदित्य आव्या को घूरता है। आव्या आदित्य को अपनी तरफ देखता पाकर कहती है, मुझे नहीं पता डैडा, वो तो मुझसे पहले घर के लिए निकली थी। काव्या सोचते हुए कहती है, लेकिन गई तो आप दोनों साथ में ही थी ना परी। प्रज्ञा का ध्यान तो बस कहीं और ही था। उसे कुछ ख्याल नहीं कि यहाँ क्या बात हो रही है। आव्या हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ गई तो हमारे साथ ही थी, लेकिन मम्मा भाभी पहले आ गई और उसके बाद अरना भी अकेले निकल गई थी। श्रेष्ठा सजेशन देते हुए कहती है, ड्राइवर से कॉल करके पूछो। ध्रुव अपना फ़ोन उठाकर कहता है, मैं अभी पूछता हूँ। बोलते ही वो कॉल लगाता है, पर ड्राइवर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये देखकर काव्या के मन में डर बैठ जाता है। आव्या तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर ध्रुवंश भी उठकर अव्यान के पीछे जाते हुए कहता है, ब्रो रुको, मैं भी आता हूँ। काव्या परेशान होकर आदित्य का हाथ पकड़कर कहती है, अना ठीक तो होगी ना मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या का सवाल सुनकर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो किसी सोच में डूब जाता है। आव्या पछतावे से सिर झुकाए कहती है, सॉरी मम्मा, काश मैं अरना को अकेले जाने वाली बात नहीं मानती। मैंने उससे कहा था कि अब वो मेरे साथ रुके, लेकिन उसने मना कर दिया। काव्या आव्या पर गुस्सा करते हुए कहती है, तो आपको वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? अरना को कम से कम घर पहुँचा देती, फिर कहीं भी चली जाती। आव्या चुपचाप सिर झुका लेती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करता है। आदित्य अब आव्या को देखकर कहता है, रैबिट के ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है वाइफी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, हाँ तो फिर गलती आपकी है, आपने ही बिगाड़ कर रखा हुआ है इसे। इतना भी नहीं पता, अगर साथ जाते हैं तो वापस भी साथ ही लौटना होता है। आव्या तुरंत सिर उठाकर कहती है, मम्मा डैडा को कुछ मत कहिए, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। काव्या भौएं चढ़ाए आव्या को देखती है, फिर कहती है, अच्छा तो अब बाप बेटी मुझे बताएंगे कि मुझे क्या किसे बोलना चाहिए। आव्या और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को इशारा करते हुए बात कर रहे थे, जो किसी को समझ नहीं आने वाला था। वहीं अव्यान और ध्रुवंश जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, सामने देखकर अव्यान का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। टू बी कंटिन्यू।